हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है, आसान सा टॉपिक, आराम समझना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या बोला आपसे, हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट एंजाइम है। ऐसा नहीं है कि वो 24 आवर पूरे दिन भर में या 24/7 हमेशा हमेशा उनकी एक्टिविटी सेम रहती है। सपोज़ करो हमने खाना खाया, यानी हमारी बॉडी के अंदर क्या बढ़ चुका है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ चुका है। तो ऐसे एंजाइम एक्टिव हो जाएंगे, है ना, एक सेकेंड, एक मिनट, हाँ, ऐसे एंजाइम एक्टिव हो जाएंगे जो ग्लूकोज का लेवल कम करेंगे, यानी कि जो ग्लाइकोलाइसिस कराएंगे, है ना, ग्लूकोज को कम कराएंगे, तो वो वाले एंजाइम एक्टिव हो जाएंगे। अब सपोज करो किसी ने खाना नहीं खाया बहुत देर से, यानी उसके अंदर ग्लूकोज, मतलब काफ़ी दिन से खाना नहीं खाया, है ना, तो क्या हुआ, उसके अंदर ग्लूकोज ख़त्म हो गया। तो बॉडी क्या करेगी, अदर प्रोडक्ट लाइक पायरुवेट से, है ना, अलग अलग जगह से क्या बनाएगी, ग्लूकोज को बनाएगी। तो ऐसे एंजाइम एक्टिव हो जाएंगे जो ग्लूकोनियोजेनेसिस कराएंगे, है ना। लिख नहीं रहा बट अभी समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। हमारी बॉडी के अंदर एक कंडीशन होती है जिसे बोलते हैं होमोस्टेसिस, है ना, जो एकदम इंटरनल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट रखना होता है। तो उसके लिए बॉडी किसी एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ा सकती है, कम कर सकती है, कांस्टेंट रख सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि ज़रूरत क्या है ना। जो हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेस है कैन बी वेल कंट्रोल्ड इन एनी कॉम्प्लेक्स लिविंग सिस्टम बाय रेगुलेटिंग द एक्टिविटी ऑफ वेरियस एंजाइम। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि जो एंजाइम का एक्टिविटी है वो ऐसा नहीं कि सेम रहती है थ्रू आउट, डिपेंडिंग अपॉन कि वक्त, मतलब ज़रूरत क्या है बॉडी की, उस हिसाब से उसका लेवल ऊपर और नीचे करने की कैपेसिटी भी बॉडी के पास होती है। ठीक है, अब वो समझेंगे कैसे कर सकते हैं। देखो, दो तरीके से कर सकते हैं अगर आप समझने की ट्राई करो। मान लो मेरे पास कितने एंजाइम है, 5 एंजाइम है। कितने एंजाइम है, 5 एंजाइम है। अब मुझे इनकी एक्टिविटी बढ़ानी है। तो पहला रास्ता ये हो सकता है कि इन 5 एंजाइम से क्या कर दो, 5 एंजाइम और बना दो, यानी 10 एंजाइम कर दो। यानी पहला रास्ता क्या है, अपनी लेबर बढ़ा दी मैंने। पहले 5 लेबर थे काम करने वाले, अब मैंने 10 लेबर कर दिए काम करने वाले। बताओ एक्टिविटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, है ना। या फिर क्या करो, इन्हीं 5 लेबर को और अच्छा ट्रेंड करो और अच्छी कुछ ताकतें दो कि ये 5 लेबर ही क्या कर सकें, और अच्छी काम कर सकें। तो मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ कि जो आपके एंजाइम्स हैं उनको मैं 2 तरीके से रेगुलेट कर सकता हूँ। या तो मैं उसका एंजाइम का अमाउंट बढ़ा दूँ, एंजाइम का अमाउंट बढ़ा दूँ। पहले 10 एंजाइम थे, अब मैंने 20 कर दिए, लो बढ़ गई एक्टिविटी। या फिर मैंने कम कर दी, लो कम हो गई एक्टिविटी। या तो उनकी जो मेरे पास पहली से एक्टिविटी, जो पहले से मेरे पास एंजाइम प्रेजेंट हैं, उनकी एक्टिविटी में चेंज कर दूँ, उनको और अच्छा या फिर उनको और बेकार कर दूँ। उस हिसाब से मैं एक्टिविटी कंट्रोल कर लूँगा। कैसे कर लूँगा वो भी हम पढ़ेंगे। बट 2 रास्ते हो सकते हैं मुझे हमारी बॉडी में एंजाइम को कंट्रोल करने से। या तो उस एंजाइम का नंबर बढ़ा दो या कम कर दो तो कंट्रोल हो जाएंगी, या फिर जो पहले से एंजाइम है उसमें कुछ चेंजेस करो जिस वजह से वो जो पहले से एंजाइम प्रेजेंट है वो या फिर अच्छा बन जाए या बेकार बन जाए। वहाँ पे नंबर नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, वहाँ पे नंबर नहीं बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे नंबर बढ़ रहा है। एंजाइम पहले 10 थे तो 20 हो गए या फिर 5 हो गए, डिपेंडिंग अपॉन क्या करना है हमें। ठीक है, चलो अभी देखेंगे कैसे करेंगे। बट समझे आप लोग कि 2 तरीके क्या क्या हो सकते हैं हम रेगुलेट करने के लिए एंजाइम एक्टिविटी। चलो अब पहले हम पढ़ेंगे चेंज द अमाउंट ऑफ एंजाइम। तो उसमें आएगा इंडक्शन, उसमें हम पढ़ेंगे रिप्रेशन, फिर डिग्रेडेशन। आइए बात करते हैं, चलो ये करके देखो क्या है इंडक्शन। क्या है, सिंपल सी बात है कि कोई मान लो एक चीज़ है, मान लो ये XYZ एक चीज़ है। इस वजह से एक एंजाइम का नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब ये क्या चीज़ है, कोई एक ऐसी चीज़ है जिस वजह से इस एंजाइम का नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। अगर मैं पूछूं आपसे एंजाइम है क्या, तो आप बोलोगे एंजाइम प्रोटीन है ना। उल्टा चलते हैं, एंजाइम क्या है, एंजाइम बोलोगे प्रोटीन है ना, प्रोटीन है। और प्रोटीन कहाँ से बनते हैं, पता है ना, mRNA से ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसलेशन। और mRNA कहाँ से बनता है, आप बोलोगे ट्रांसक्रिप्शन होता है DNA का, है ना, DNA का। तो एक्चुअली में अगर मुझे एंजाइम को बढ़ाना है, इसका मतलब मुझे प्रोटीन को बढ़ाना है, इसका मतलब मुझे mRNA बढ़ाना पड़ेगा, है ना, ट्रांसक्रिप्शन अच्छी करनी पड़ेगी। तो वो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो मैं अमाउंट का चेंज करूँगा ना, वो मैं ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे करूँगा, ट्रांसलेशन के लेवल पे करूँगा।
समझ में आ रहा है, ट्रांसक्रिप्शन के लेवल मतलब एट द लेवल ऑफ जेनेटिक लेवल। अब मान लो ये है XYZ, ये जाएगा कहाँ पे, कुछ करेगा, कैसे करेगा अभी देखेंगे। ये जाएगा ट्रांसक्रिप्शन को अच्छा कर देगा तो ज़्यादा एंजाइम बनेंगे, और ये जाएगा ट्रांसक्रिप्शन में कुछ खराबी कर देगा तो कम एंजाइम बनेंगे, है ना। नंबर में खेलना है हमें। तो एंजाइम इंडक्शन क्या होता है कि कोई ऐसे इंड्यूसर हैं जो क्या कर रहे हैं, एंजाइम को बढ़ा रहे हैं, इंड्यूस कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, रिप्रेस नहीं कर रहे हैं। रिप्रेस अगला केस है, रिप्रेस माने कम करना, यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ है जो बढ़ा रहे हैं, ठीक है, एट द जेनेटिक लेवल। समझ में आया, जेनेटिक लेवल का मतलब ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे, है ना, जहाँ पे एक्सप्रेस हो रहा है जीन, ठीक है। अब मेरी बात समझो, एक चीज़ मुझे पढ़ानी है, समझानी है, पहले यहाँ पे देखो हमारी बॉडी में मान लो 2 हार्मोन है, इंसुलिन होता है एक, है ना, और एक होता है ग्लूकागॉन। अभी तो बस थोड़ा ऊपर से बताऊंगा बट, है ना, बट अभी समझ लो जो शाम का है अभी। इंसुलिन क्या करता है, जब मेरी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, है ना, ग्लूकोज का लेवल हाई होता है, ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है, ऐसा समझ लो, ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, ठीक है। तो इंसुलिन कब निकलेगा, जब हमने कुछ खाना खाया, ब्लड में ग्लूकोज बहुत सारा है तो इंसुलिन निकलेगा, है ना, और ग्लूकोज को कम कर देगा, ठीक है। ग्लूकागॉन क्या करता है, हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है। मान लो आपने खाना नहीं खाया काफ़ी दिनों से, है ना, 1 दिन 24 घंटे ऐसे कुछ खाना नहीं खाया आपने, तो ग्लूकागॉन क्या करेगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ाएगा, ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज करेगा। ये पढ़ रखा है हम लोगों ने। अब हमारे पास 2 प्रोसेस होती हैं, कौन कौन सी, एक होती है ग्लाइकोलाइसिस, ये कौन सा पेन है ये, हाँ ये सही है, एक होता है ग्लाइकोलाइसिस, एक होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, है ना, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोलाइसिस माने क्या होता है, ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू पायरुवेट, ग्लूकोज कम हो जाता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, पायरुवेट में। पढ़ रखा है ना, क्लास 11th में नीट की प्रिपरेशन में पढ़ा होगा, इसे बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, है ना। अब और एक होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, जिसमें हम क्या करते हैं, मान लो पायरुवेट से हमने क्या बनाया, ग्लूकोज बनाया, मतलब उल्टा कर दिया, एकदम उल्टा कर दिया। हम पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस क्या मतलब है, ग्लूकोज कम हो रहा है, और ग्लूकोनियोजेनेसिस नाम से क्लियर है, क्या बनाएगा वो, ग्लूकोज बनाएगा। अगर मैं पूछूं आपसे, ग्लूकागॉन ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है, तो मुझे बताओ ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोलाइसिस में से वो किसे सपोर्ट करेगा और किसे वो रोकेगा। अब आप बोलोगे अच्छा ग्लूकागॉन तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है, इसका मतलब वो इसको सपोर्ट करेगा और इसको रोकेगा, और इंसुलिन इसका अपोजिट करेगा। समझ में आ रहा है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, एक हार्मोन होता है ना, मैं बोल रहा हूँ ग्लूकोनियोजेनेसिस कराने वाला, ये स्टेप कराने वाला एक हार्मोन होता है जिसे हम बोलते हैं पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। अभी के लिए ना थोड़ा सा हल्का सा समझना पड़ेगा, अदरवाइज जब हम ग्लूकोनियोजेनेसिस पढ़ेंगे बस अच्छे से समझ लेंगे। तो क्या होगा, ग्लूकागॉन इंड्यूस करेगा पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, जो कि एक एंजाइम है किसका, ग्लूकोनियोजेनेसिस का। क्या होती है ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज को बनाना है किसी डिफरेंट प्रोडक्ट से, मान लो पायरुवेट से, इस केस में पायरुवेट से, ठीक है। तो इसको इंड्यूस कर रहा है, इंड्यूस मतलब बढ़ावा दे रहा है, अच्छा सपोर्ट कर रहा है। तो ग्लूकागॉन किसको सपोर्ट दे रहा है, किस एंजाइम को, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज को। इससे होगा क्या, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। अब वो कैसे करेगा सपोर्ट, चलो देखते हैं। ये मान लो ग्लूकागॉन है, क्या है, ग्लूकागॉन है। ये मान लो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये रिसेप्टर के पास गया, रिसेप्टर का नाम क्या है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, है ना। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर ने एक एंजाइम को एक्टिव करा, उसका नाम है एडेनाइल साइक्लेज, जिसने क्या करा, साइक्लिक एएमपी की मात्रा बढ़ा दी, सेल के अंदर साइक्लिक एएमपी की मात्रा इंक्रीज कर दी, और जिसने एक एंजाइम को बोलो एक्टिव कर दिया, उसका नाम क्या है, प्रोटीन काइनेज ए। और ये न्यूक्लियस के अंदर गया, है ना, और जाके क्या कराया, ये होता है आपके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। क्या है ये, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर। इसको जाके क्या करा रहा है, वो बोल रहा है कि
बढ़ा, मतलब कि सपोर्ट दे रहा है, मतलब और अच्छा करा रहा है। एक सेकंड, थोड़ा शोर आ रहा है, फिर से देखो ग्लूकागॉन है ना। ये ना चैप्टर जब आएगा तो और अच्छे समझ में आएगा, बट अभी इसके लिए समझो क्या बोल रहा हूँ मैं। ग्लूकागॉन आया, रिसेप्टर पे लगा, रिसेप्टर का नाम ये, फिर ये कुछ स्टेप्स होते हैं जिसमें क्या हुआ, एडेनिल साइक्लेज एक्टिव हुआ, फिर साइक्लिक एएमपी का अमाउंट बढ़ गया। इस एंजाइम ने क्या करा, साइक्लिक एएमपी बनाया। ठीक है, अब साइक्लिक एएमपी ने किसे एक्टिव कर दिया, प्रोटीन काइनेज ए को। अब वो न्यूक्लियस के अंदर गया और जाके एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से बोला, भाई मैं तुम्हें और सपोर्ट, मतलब एक एक मतलब सपोर्ट दे रहा है, कंधे पे हाथ रखा, लो अच्छे से काम करो अब, है ना, सपोर्ट आ गया है, कंधे पे हाथ रख दिया कि अच्छे से काम करो। तो इसने अच्छे से ट्रांसक्रिप्शन करा और ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या बनता है, ट्रांसलेशन किया और बहुत सारा क्या बन गया, एंजाइम। कौन सा एंजाइम बना बताओ, कौन सा एंजाइम बना, बहुत सारा, कौन सा बना, एक सेकेंड, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। क्या करेगा वो, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो यही तो है, ग्लूकागॉन ने इसको इंड्यूस करा, जिसने अपना काम करा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ा दिया। ठीक है, तो हार्मोन्स ने ये क्या हुआ इस टाइम पे, ये हुआ इंड्यूसर, है ना, हार्मोन, जिसने क्या करा, एक एंजाइम को नंबर बढ़ा दिया। ठीक है, तो हल्का सा यार देखना, इतना मत ये मत देखो अभी, ये किसी काम का नहीं है, बट इतना देखो जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये वाला। ठीक है, चलो इसको मैं फिर से रिवाइज कराऊंगा, वैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, चलो अब आते हैं रिप्रेशन। रिप्रेशन क्या है, जस्ट उल्टा। अब मैंने क्या बोला आपसे, एक एंजाइम है पायरुवेट काइनेज, ये आपका हेल्प करता है ग्लाइकोलाइसिस में। तो ग्लूकागॉन इसको रोकेगा, क्योंकि ग्लूकागॉन क्या करता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है, और ग्लाइकोलिसिस क्या होती है, ग्लूकोज को पायरुवेट में कन्वर्ट करना, यानी कि ग्लूकोज का लेवल कम करना। तो ग्लाइकोलिसिस तो गंदी है ना। देखो यहाँ मैंने बताया था कि ग्लूकागॉन ग्लाइकोलिसिस को रोकेगी। कैसे रोकेगी, हाथ पकड़ लेगी क्या, नहीं ना, एक एंजाइम को रोक देगी। उस एंजाइम का नाम क्या है, पायरुवेट काइनेज। कैसे रोकेगी, बिल्कुल वही रास्ता, ग्लूकागॉन गया रिसेप्टर के पास, जीटीपी, वहाँ पे भी जीटीपी लिखा नहीं लेकिन हाँ बनता है, साइक्लिक एएमपी का वैल्यू बढ़ गया, प्रोटीन काइनेज के पास, डीएनए के पास गया, और एमआरएनए की सिंथेसिस उस बार क्या करा था, बढ़ाया था, बट पायरुवेट काइनेज के केस में क्या कर दिया, कम कर दिया। अब पायरुवेट काइनेज कम होंगे तो ग्लाइकोलिसिस नहीं होगी, ग्लाइकोलिसिस कम होगी, है ना। तो यही तो चाहता है ग्लूकागॉन बस ये एक मकसद है इसका कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल, सेल के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए, सेल में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए। उसके लिए वो ग्लूकोनियोजेनेसिस वाले एंजाइम को इंड्यूस करेगा और ग्लाइकोलिसिस वाले एंजाइम को रिप्रेस करेगा। तो एक ही उसमें मैंने दोनों समझा दिया आपको कि ग्लूकागॉन उसके लिए रिप्रेसर है, उसके लिए इनहिबिटर है, समझ में आपको आ गया होगा। अदरवाइज़ जब हम ग्लूकोनियोजेनेसिस का रेगुलेशन पढ़ेंगे तो वहाँ तो सब कुछ रिवाइज होगा ही होगा, वहाँ आप बेटर समझ पाओगे। बिकॉज अभी ये एंजाइम पता नहीं कितना पता है आपको, है ना, ये एंजाइम के बारे में कितना पता है, ठीक है, बट ठीक है। अब थर्ड रास्ता क्या है, एंजाइम डिग्रेडेशन। इसमें क्या होता है, हमारे पास हर एक एंजाइम का लाइफ स्पान होता है ना, हाफ लाइफ होती है ना, वो उस हाफ लाइफ तक रहता है, फिर वो ख़त्म हो जाता है, मतलब उसका नंबर रहता है, फिर उसका डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है। जैसे LDH1 का कितना होता है, 5 से 6 दिन, अमाइलेज का कितना होता है, 3 से 5 घंटे के आसपास। तो मैंने आपको 3 चीज़ें पढ़ाई। कौन कौन 3 चीज़ें पढ़ाई कि जिससे एंजाइम का अमाउंट को मैं बढ़ा सकता हूँ, यानी कि इंडक्शन, कम कर सकता हूँ यानी कि रिप्रेशन, और एक अमाउंट का चेंज जो होता है डिग्रेडेशन, जिसमें हाफ लाइफ होती है एंजाइम की, वो अपने आप ख़त्म हो जाता है, उसे बोलते हैं डिग्रेडेशन। ठीक है, डिग्रेडेशन, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दिया। अब हम पढ़ेंगे चेंज द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। मेरे पास पहले से प्रेजेंट एंजाइम है, उसमें कुछ बदलाव करिए और एक्टिविटी बढ़ाइए या फिर कम करिए, ठीक है। अब उसकी बात करेंगे हम लोग। तो अब बात करेंगे हम लोग क्या, अब मेरे पास पहले से एंजाइम प्रेजेंट है, नाम है, तो अब नंबर बढ़ाऊंगा इसका, ना एंजाइम का नंबर कम होगा। जो पहले से एंजाइम प्रेजेंट है उसमें कुछ चेंजेस करो और उसी चेंजेस से एंजाइम की एक्टिविटी को कंट्रोल करो, बढ़ाओ कम करो, वो ठीक है, लेकिन एंजाइम का नंबर फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो एंजाइम का नंबर बढ़ाना ना एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, उसमें डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, एक समझ लो हार्मोन से इंड्यूस आना, मतलब एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अगर एक्टिविटी को बहुत फास्ट हमें रेगुलेट करना है तो जो हमारे पास पहले से एंजाइम प्रेजेंट है
उसमें कुछ चेंजेस कर दो, जो हम पढ़ेंगे अभी, उसमें कुछ मॉड्यूलेट, कुछ उसमें चेंजेस कर दो जिस वजह से एंजाइम की एक्टिविटी कंट्रोल कर सकूँ मैं पहले से प्रेजेंट एंजाइम में ही। नंबर मत बढ़ाओ, उतना ही रहने दो, ठीक है। तो उसे हम बोलेंगे, अब वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है इसके अंदर, आप पढ़ोगे एलोस्टेरिक रेगुलेशन, फीडबैक, प्रो एंजाइम, कंपार्टमेंटाइजेशन एंड कोवलेंट मॉडिफिकेशन। एक एक करके पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलो, पहला होता है आपका एलोस्टेरिक रेगुलेशन। कुछ एंजाइम के पास एक साइट होती है, मैंने बात पहले भी करी थी, एलोस्टेरिक साइट। एक तो क्या होती है एक्टिव साइट, और एक क्या होती है एलोस्टेरिक साइट, ठीक है। वहाँ पे आके कुछ रेगुलेटर मॉलिक्यूल, है ना, वहाँ पे आके बाइंड करते हैं। मान लो एक मॉलिक्यूल आया, है ना, एक मॉलिक्यूल आया जिसने एक्टिव साइट को बहुत ख़राब कर दिया। सबस्ट्रेट मेरा ऐसा था और एक्टिव साइट मेरी ऐसी कर दी, है ना। मतलब कैसी कर दी एक्टिव साइट, टेंस बना दी, टेंस फॉर्म, मतलब कि थोड़ा सा टेंशन दे दी बिना मतलब की। तो बताओ, आप बताओ सबस्ट्रेट बाइंड कर पाएगा यहाँ पे? आप बोलोगे नहीं, यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो उसको मैं बोलूँगा एलोस्टेरिक इनहिबिटर, एलोस्टेरिक इनहिबिटर। इनका एक और नाम होता है, ये बात करेंगे, लेकिन अभी सुनो। अब देखो, अब मान लो कोई एक ऐसा आया एक्टिवेटर जिसने इस वाली एक्टिव साइट को अच्छा बना दिया, रिलैक्स कर दिया। कैसा कर दिया? रिलैक्स कर दिया। अब देखो सबस्ट्रेट आराम से आएगा, बाइंड कर जाएगा, है ना। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बनेगा। इसे बोलूँगा मैं एलोस्टेरिक एक्टिवेटर, एलोस्टेरिक एक्टिवेटर। एक्टिवेटर वो जो सबस्ट्रेट को बढ़ावा दें, हाँ भाई करो करो, अच्छा है अच्छा है। और इनहिबिटर वो जो वहाँ पे क्या करें, टेंशन ला दें, टेंशन टेंस कर दें वहाँ पे, और रिलैक्स करे कौन, एक्टिवेटर। चलो एक बार यहाँ पे देखो एक चीज़, मान लो मेरे पास एक एंजाइम है, वो कैसा फॉर्म में रखा है, रिलैक्स फॉर्म में रखा है। मैंने इनहिबिटर डाला, क्या डाला, इनहिबिटर डाला। अब जैसे इनहिबिटर डाला तो वो कैसा बन गया, टेंस फॉर्म में। क्या बन गया, टेंस फॉर्म में। ढंग से काम नहीं कर पाएगा, ठीक है, ढंग से काम नहीं कर पाएगा। तो उसका एक और नाम होता है क्या, नेगेटिव मॉड्यूलेटर। और टेंस फॉर्म से अगर रिलैक्स फॉर्म पे जाना है तो एक्टिवेटर डालो, या फिर पॉजिटिव मॉड्यूलेटर, पॉजिटिव मॉड्यूलेटर, ठीक है। अब अगेन केम वाला कॉन्सेप्ट आ गया। देखो देखो क्या हुआ, ये ढंग से यहाँ पे बाइंड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मुझे बाइंड कराना है तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। एक्चुअली में दो टाइप के होते हैं, के वाले और वी वाले, ठीक है। तो यहाँ पे आप जस्ट रखो के एम वैल्यू बढ़ जाएगी, यहाँ पे के एम वैल्यू कम हो जाएगी, है ना। एलोस्टेरिक एक्टिवेटर में यहाँ पे क्या होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट से बड़े प्यार से बाइंड कर रहा है, तो के एम वैल्यू कम से कम सबस्ट्रेट में भी काम चल जाएगा। बट यहाँ पे क्या है, इनहिबिटर, सबस्ट्रेट ढंग से बाइंड नहीं कर पा रहा है, तो मुझे सबस्ट्रेट बहुत सारा चाहिए होगा, तो के एम वैल्यू ज़्यादा। के एम वैल्यू कुछ नहीं होती है, सबस्ट्रेट की ही कंसंट्रेशन की वैल्यू होती है, एक्चुअली सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ही होती है, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ, मेरी बात समझना ध्यान से। एक ग्लाइकोलिसिस है, ये सिंपल सी फैमिलियर होगी, रिएक्शन पढ़ रखे हो कहीं ना कहीं। क्या होता है ग्लाइकोलिसिस में, ग्लूकोज से क्या बनता है, क्या बनता है, पायरुवेट। फिर पायरुवेट, है ना, एक लिंक रिएक्शन होती है, अभी नहीं लिख रहा मैं वो, ठीक है। क्या सीधे कहाँ गया वो, मान लो TCA में गया, कहाँ गया, क्या नाम है, यहाँ पे गया, ठीक है, TCA में गया, क्रैब साइकिल में गया, ठीक है। और TCA से क्या हुआ, वो उसने क्या बनाया, ATP बनाया। ये तो होता है, अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा 38 ATP बनती है ना, ग्लूकोज से पूरा 38 ATP, शटल सिस्टम लेंगे 36 ATP, पढ़ा है, ठीक है। तो मतलब ग्लाइकोलिसिस का जो एंड में मोटो क्या है, ATP बनाना, एनर्जी करेंसी बनाना, ठीक है। अब मान लो ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, ये एक एंजाइम है ना, रेगुलेटरी एंजाइम है इसका, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। इसे कैसे पता लगेगा कि मैंने बहुत सारी ग्लाइकोलिसिस कर ली है, अब रुक जाऊं? इसे कैसे पता लगेगा? अगर इसे बताने वाला कौन है, इसे बताने वाला ATP है। अगर ATP की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है तो ATP जाएगा इसके पास और बोलेगा मैं बहुत हो चुका हूँ, अब तुम रुक जाओ। तो क्या कराया इसने, ये क्या हुआ, इनहिबिटर। क्या हुआ, एलोस्टेरिक इनहिबिटर। कौन, ATP। जैसे कि यहाँ पे ये गया, ये ATP यहाँ पे आके लग गया, अब यहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड ही नहीं कर रहा है। मतलब अब क्या होगा, ये वाला स्टेप नहीं होगा, आगे रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, बिकॉज ATP बहुत बन चुकी है, ठीक है। अब मान लो ATP बहुत कम है, हमारी बॉडी में ATP बहुत कम है, क्या है, AMP पढ़ा ना, एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट। इसकी वैल्यू ज़्यादा है, ATP कम हो गई सेल के अंदर,
तो ये बोलेगा इससे जाके भाई काम करो, एटीपी कम हो रही है। ये काम करेगा तो क्या बनेगी, एटीपी बनेगी, तो इसको ये प्रोड्यूस करेगा। मतलब कहने वाली बात इतनी सी है, जितने लोग इस साइड होंगे वो इसको बोलेंगे काम मत करो, जितने लोग इसके ऊपर होंगे वो बोलेंगे काम करो। ठीक है, इस तरह से चलता है सिस्टम। अभी इतना एग्जाम्पल समझ में आया तो बहुत बढ़िया। एक्चुअली में यही है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज को सपोर्ट कौन करेगा, एएमपी की काम करो। इनहिबिट कौन करेगा, एटीपी। एटीपी इनहिबिट करेगा ना कि मैं बन चुका हूँ भाई अब रुक जाओ, अब वो बोलेगा अभी नहीं बने, तो जैसा भी बैलेंस होगा उस हिसाब से वो काम करेगा, उस हिसाब से वो काम करेगा। ठीक है, क्या इसमें एंजाइम का नंबर कम ज़्यादा हुआ, नहीं, एंजाइम का नंबर वही रहा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ एंजाइम होते हैं जिनमें मुझे कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है। मान लो एक एंजाइम है उसमें लगाओ फॉस्फेट तब एक्टिव होगा, या फिर एक एंजाइम है जिसमें फॉस्फेट लगा हुआ है उसमें से फॉस्फेट हटाओ तब एक्टिव होगा। यानी कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो फॉस्फेट लगाने पे एक्टिव होते हैं, कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो फॉस्फेट हटाने से एक्टिव होते हैं। ठीक है, फॉस्फेट लगाएंगे कहाँ से, एटीपी वाला फॉस्फेट ले लेंगे। ठीक है, तो मतलब कुछ एंजाइम फॉस्फेट लगाने से खुश हैं, कुछ नहीं। तो जो एंजाइम फॉस्फेट लगाने से खुश हैं उनमें से एक एंजाइम का नाम क्या है, ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज। ये सब मैं समझाऊंगा जब ग्लाइकोजन आएगा, जब ग्लाइकोजन सिंथेसिस, उसका ग्लाइकोजन यूज, सब कुछ देखेंगे। ठीक है, अब कुछ एंजाइम कैसे जो डी फॉस्फेट हटाने से खुश हैं, जैसे कि ग्लाइकोजन सिंथेज। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉस्फेट, कोई भी ग्रुप, मिथाइल, एसिटाइल, सल्फर लगाने से, OH लगाने से, है ना। तो ये भी कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं एंजाइम में। अब मान लो हमें एक एंजाइम है जो फॉस्फेट लगाने से खुश है, फॉस्फेट लगाने से खुश है। ठीक है, तो अगर मुझे उसे इनएक्टिव करना है तो मैंने क्या करा, उसका फॉस्फेट अलग निकाल दिया, और मुझे एक्टिव करना है उसको तो फॉस्फेट फिर से लगा दिया इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे एंजाइम का नंबर चेंज हुआ क्या, नहीं, एंजाइम की एक्टिविटी मैंने उसमें कुछ चेंजेस करके ला दी। ठीक है, चलो अब ऐसे ही चेंजेस लाते हैं हम। कुछ होते हैं हमारे प्रिकर्सर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ऐसा आपने सुना होगा पेप्सिनोजन, है ना, सुना है ना, पेट में निकलता है स्टमक में, और जो HCl या फिर पेप्सिन ही इसको कन्वर्ट करता है पेप्सिन में, है ना, पेप्सिनोजन कन्वर्ट इन पेप्सिन। ऐसे ट्रिप्सोनोजन को कन्वर्ट कर ट्रिप्सिन में, सुना है वो एंटीरोकाइनेज। ठीक है, और एक काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में कौन, ट्रिप्सिन करता है। तो मतलब एक प्रिकर्सर फॉर्म प्रेजेंट है। अगर वहाँ पे कोई चीज़ नहीं आ रही है तो वो इनएक्टिव रहेंगे, जब काम होगा जब एक्टिव हो जाएंगे, काम खत्म फिर इनएक्टिव हो गए, तो कुछ ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, अब क्या होता है हमारे सेल के अंदर दोनों प्रोसेस होती हैं। मान लो एक चीज़ है A + B, वो C बन रहा है, उसे कराने वाला कौन है, उसे कराने वाला एंजाइम E1 है ना। और इसका उल्टा भी चलता है बॉडी के अंदर, सेल के अंदर, C से A + B E2। अब मान लो बॉडी की नीड है कि भाई C तुम बनो, है ना। तो एंजाइम E1 को एक्टिव करेगी बॉडी, है ना, एक्टिव करेगी, लेकिन ये एंजाइम E2 आएगा और इसे तोड़ देगा, वापस से कन्वर्ट कर देगा। तो दिक्कत है ना, मतलब इस वाले काम में ये वाला एंजाइम इंटरफेरेंस कर रहा है। मतलब हमारी सेल के अंदर सिंथेसिस भी चलती है और चीज़ टूटती भी हैं। ठीक है, लेकिन ये टूटना और बनना, ये दोनों के लिए अलग अलग कमरा होना चाहिए। ऐसा नहीं है जिस कमरे में आप बना रहे हो उस कमरे में आप तोड़ रहे हो, तो चीज़ें ढंग से नहीं हो पाएंगी। तो आप एक कंपार्टमेंट में सिंथेसाइज करिए, एक कंपार्टमेंट में डिग्रेडेशन करिए, तो उससे क्या रहेगा ना कि ये वाला एंजाइम इस वाली प्रोसेस में डिस्टर्ब नहीं करेगा और ये वाला एंजाइम इस वाली प्रोसेस में डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, और इससे क्या होगा, जैसे सपोज करो मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे बगल वाले रूम में कुछ और हो रहा है। ठीक है, कोई टीवी देख रहा है, कुछ भी कर रहा है, ठीक है, पढ़ रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वो मेरे काम से डिस्टर्ब हो पा रहा है क्या, नहीं, बिकॉज हमारे बीच में कंपार्टमेंट है और उससे काम अच्छा होता है, इकोनॉमी, मैक्सिमम इकोनॉमी, है ना, हमारा सेल अचीव करता है। ठीक है, अब लास्ट है क्या, फीडबैक रेगुलेशन। ये देखो यहाँ पे, ये मान लो एक सबस्ट्रेट है ना, ये मान लो ऐसे A है, A सबस्ट्रेट है, इसने जाके एंजाइम से बाइंड किया, एंजाइम से दिख रहा है, एंजाइम से बाइंड किया और क्या बनाया, ये बनाया, है ना, ये बना दिया। फिर इसने एक और एंजाइम से बाइंड किया, फिर इसने ये बनाया, फिर इसने एक और एंजाइम से बाइंड किया और फिर लास्ट में क्या बनाया, प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन गया कि जाके वो यहाँ पे अटैच हो गया और उसने उस एंजाइम की शेप ही चेंज कर दी, दिख रहा है, शेप ही चेंज कर दी। अब ये सबस्ट्रेट यहाँ पे लग ही नहीं पा रहा है,
मतलब ए ने क्या बनाया, ए ने ई को बनाया और ई ने उसी वाले एंजाइम को ही क्या कर दिया, इनहिबिट कर दिया, जिससे ए आगे नहीं बन पा रहा। इसे बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक, इसे बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक, है ना। एक होता है पॉजिटिव फीडबैक कि बढ़ावा देता, कि क्या पता ऐसा लगता है यहाँ पे कि और अच्छे से लग पाता सबस्ट्रेट, बट ऐसे लगा नेगेटिव फीडबैक कि ढंग से काम ही नहीं कर पा रहा इवन, है। इसे बोलेंगे फीडबैक रेगुलेशन, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने पढ़ाई आपको, किसमें, कि आपको एंजाइम की कंसंट्रेशन चेंज नहीं करनी है, एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाना और कम करना है उसी एंजाइम में कुछ छेड़खानी करके, ठीक है। और इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि एंजाइम का नंबर ऊपर नीचे कैसे करेंगे और उससे क्या फ़र्क पड़ेगा एक्टिविटी पे, ठीक है। चलो, ये लेक्चर थोड़ा सा था क्योंकि इसमें बहुत सारी नॉलेज आपको आने वाले लेक्चर्स में मिलेगी। अगर आपने पहले पढ़ रखा है वो कहीं ना कहीं तो आपको आसान लगेगा लेक्चर। अदरवाइज़ जब हम जैसे कोई भी डिस्कशन करेंगे ग्लाइकोलिसिस का, ग्लूकोकॉन का, तो रेगुलेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। किसी भी प्रोसेस को रेगुलेशन एक अलग से हेडिंग बनती है, वो हम पढ़ाते हैं, ठीक है। वैसे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो रिवाइज वहाँ पे तो हो ही जाएगा अच्छे से। आई होप समझ में भी आया होगा, ठीक है। चलो, कोई दिक्कत बताना, ठीक है। चलो, थैंक यू, बाय।